वीरू बाजी, थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए। तो ये शौक यहीं से शुरू करता हूँ, उसके बाद मैं क्रिकेट पे आता हूँ। ये ट्वीट आप खुद करते हैं कि किसी से करवाते हैं? कुछ मैं कर लेता हूँ, कुछ मेरे फैंस भेज देते हैं। मैं ड्रेसिंग रूम में बहुत ऐसे बैठ के बातें करता था, तो मुझे लगता नहीं था कि मैं इतना फ़नी हूँ, या मेरे कलीग्स हंसते ज़रूर थे, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं मुझे कि मैं जो लिखूंगा वो लोगों को इतना पसंद आएगा, क्योंकि मैंने पत्रकारिता नहीं की है, मैंने पढ़ाई उतनी नहीं की है कि मैं लिखने में अच्छा हूँ। मेरी सोच हिंदी की है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट मैं उतनी बढ़िया नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक बंदा ज़रूर चाहिए कि जो हिंदी में बोलूँ वो इंग्लिश में उसको अच्छे से ट्रांसलेट करे ताकि लोगों को समझ में आए। और ट्विटर, जब मैंने क्रिकेट छोड़ा तो ट्विटर पे आने का मुझे था, यार हम लोग एक ही क्रिकेटर का जन्मदिन बड़े शौक से मनाते हैं, वो सचिन तेंदुलकर। मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके मनाने चाहिए। तो पहला जो मेरा बर्थडे ट्वीट था वो रोहित शर्मा के लिए था कि भाई अगर जब रोहित शर्मा पैदा होंगे डॉक्टर ने कहा होगा कि लड़का नहीं हुआ, हिटमैन पैदा हुआ है। तो वो ये बातें हम लोग ड्रेसिंग रूम में भी करते थे, और बट जब लिखना शुरू किया तो लोगों को पसंद आया, तो वहाँ से ट्विटर की शुरुआत। बहुत ही स्पॉन्टेनियस है आपके ट्वीट्स। कोई भी घटना होती है, कुछ भी मौका होता है, कुछ भी अनयूजुअल हुआ फील्ड पे, तो सबसे पहले मन करता है तुरंत जाके वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट चेक करो कि उनका क्या ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम लोग सीरीज हारे, इनफैक्ट मैच हारे फाइनल WTC का, ऐसा लगा कि मतलब क्यों वो मैच हम खेलने गए थे, पहली बात तो ये एज अ दर्शक। और आपका जब ट्वीट देखा तो शायद आपने भी वही बात लिखी जो बहुत से लोग यहाँ पर सोचते होंगे कि आखिरकार टीम में अश्विन क्यों नहीं थे। आपने बड़ा पॉइंट आउट करके लिखा। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि दरअसल दिक्कत कहाँ पे हुई? टीम सिलेक्शन में दिक्कत हुई, टॉस जीतने में दिक्कत हुई, क्यों हारे हम वर्ल्ड कप का फाइनल? देखिए, ये जो WTC का फाइनल था वो हम हारे इसलिए क्योंकि हमारे बल्लेबाजों ने उतने रन बनाए नहीं। एक ये निर्णय ज़रूर था, डिस्कशन हो सकता है कि अश्विन क्यों नहीं खेले। अगर वो वर्ल्ड के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज हैं और आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर खिलाना चाहिए। क्योंकि अगर दूसरी टीम में देखें तो नेथन लॉयल थे, जिन्होंने, वो भी ऑफ स्पिनर थे, उन्होंने भी काफ़ी विकेटें ली हैं, तो थोड़ा सा एक वो भी ख़राब रहा। और हमारे बैट्समैन 30-40 बनाकर 15-20 बनाकर अपना विकेट थ्रो करके आउट हुए। तो अगर वो टेस्ट मैच जीतना है तो आपको बड़े स्कोर बनाने पड़ेंगे। अगर खासकर मैं ये मानता हूँ कि पहली इनिंग में आपको 400-500 रन लगाने पड़ते हैं, या उतने रन बनाने पड़ते हैं जितने रन दूसरी टीम ने बनाए। अगर ऑस्ट्रेलिया ने 450 के करीब कुछ रन बनाए थे, तो भारत को उनके आसपास रहना था अगर टेस्ट मैच ड्रॉ करना है या जीतना है। तो कभी कभी क्या होता है कि दूसरी टीम जीतने के लिए खेलती है और वो हार जाती है, तो वो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए थी जो वो नज़र आई। तो आई थिंक बल्लेबाजों की ज़्यादा गलती मैं मानूंगा बजाय कि गेंदबाजों की। और वो एक डिबेट का इशू है कि भाई कप्तान को किसी को ऑफ स्पिनर पसंद नहीं हो या लेफ्ट आर्म स्पिनर पसंद हो, तो शायद वो हो सकता है। या कई बार मैनेजमेंट डिसीजन लेता नहीं, यार हम लोग रविंद्र जडेजा के साथ जाएंगे, अश्विन के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि शायद वो बेटर ऑप्शन है हमारे लिए। तो बट कहीं ना कहीं वो चूक हुई है भारतीय टीम के मैनेजमेंट से कि अश्विन को ना खिलाने की। आप बैट्समैन की गलती बोल रहे हैं वीरू। कप्तान खुद बैट्समैन है रोहित शर्मा। मुझे लगता है ऐसा, जो मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे हमने बहुत सारे कमेंट्स भी देखे, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट जो मुझे लगा वो ये कि क्यों भारत ने टॉस जीतकर, क्या डर गए रोहित शर्मा? पहले बल्लेबाजी नहीं की, पहले उनको बुला लिया क्योंकि हमको प्रैक्टिस में नहीं थे, हम लोग टेस्ट मैच खेल नहीं रहे थे। क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज जो खुद ओपनर है, जो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिना जाता है, वो डर गया होगा बैटिंग लेने में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो खाली रोहित शर्मा का निर्णय नहीं होगा, क्योंकि जब टेस्ट मैच शुरू होता है तो कोच, कैप्टन, सीनियर प्लेयर जाते हैं, विकेट देखते हैं, और वो सब मिलकर निर्णय लेते हैं कि यार थोड़ा सा घास दिख रहा है, मौसम थोड़ा बादल है, बारिश हो सकती है, तो जो फोरकास्ट है वो शायद इस समय अनुकूल है पहले गेंदबाजी करने के लिए। बट वो एक बहुत बड़ा ब्रेव डिसीजन होता है अगर एज ए कैप्टन, एज ए मैनेजमेंट आप लेते हैं कि नहीं, थोड़ा घास हम देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे, अगर ओपनर अच्छा स्टार्ट कर गए तो हम लोग अच्छा खेल सकते हैं। तो वो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट का, खाली कप्तान का डिसीजन नहीं होता, तो वो कप्तान को ब्लेम करना उसके लिए गलत होगा। बट अगर उस समय मैं वहाँ होता एज ए कैप्टन, तो मैं भी वही निर्णय लेता कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करता, क्योंकि मौसम ऐसा है और विकेट पे हरी हरी घास थी, तो तब मैं भी वही निर्णय लेता। तो मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा डरे होंगे या वो क्योंकि उस सिचुएशन में वो डिसीजन उनको लेना पड़ा कि मैं पहले गेंदबाजी करूं, ताकि मेरे को अगर कुछ होना है तो फर्स्ट डे फर्स्ट सेशन में ही होना है। अगर उसमें हमारे बॉलरों ने 3-4 विकेटें ले ली तो हम टेस्ट मैच में बड़े आराम से जीत जाएंगे। अगर हमने टॉस जीत के पहले बैटिंग की होती तो क्या टीम दूसरी होती? अश्विन टीम में होते तब? एक स्पिनर ही खेल सकता था, तो वो चॉइस तो शायद इंडियन टीम ने एक दिन पहले कर ली। दो क्यों नहीं खेल सकते थे?
मेरे ख्याल से उनका निर्णय ऐसा था भारतीय टीम मैनेजमेंट का कि हम लोग एक स्पिनर से जाएंगे और शायद एक ऑलराउंडर, तेज़ गेंदबाज ऑलराउंडर को, इंग्लैंड में स्विंग गेंद होती है तो स्पिन उतनी नहीं होती है, तो इसलिए शार्दुल ठाकुर के साथ गए जो एक ऑलराउंडर बैट्समैन की मैं बात करूँ, गेंदबाज और बल्लेबाज की, तो उसमें शायद कहीं ना कहीं चूक हो गई। और शार्दुल ठाकुर ने ब्रेक थ्रू भी दिए हैं, 50 रन भी बनाए, तो उनका डिसीजन तो सही था उनको खिलाने का। अब क्या है कि डिबेट है सिर्फ कि क्या अश्विन खेलेंगे या रविंद्र जडेजा खेलेंगे, तो मेरे ख्याल से वो निर्णय कप्तान और कोच ने लिया कि नहीं, हम लेफ्ट आर्म स्पिनर पे जाते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं या बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, अश्विन से बेहतर बैटिंग कर लेते हैं, वो शायद एक माइंड में हो सकता है सवाल उनके। आपने पहले जवाब में कहा कि बैट्समैन ज़्यादा दोषी हैं, बैट्समैन की वजह से मैच हार गए। अब मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। ये बार बार कहा जा रहा है कि आईपीएल की वजह से ये दिक्कत हो गई। हम एक हफ्ता पहले तक आईपीएल खेलते रहे, हमारी टीम के ज़्यादातर खिलाड़ी आईपीएल के आखिरी मैच तक खेलते रहे, फाइनल तक खेलते रहे। क्या आपको लगता है कि आईपीएल की वजह से टीम रिदम में नहीं आ पाई, टीम कोहेसिव नहीं हो पाई, इसीलिए दिक्कत हो गई? मेरे हिसाब से तो मैच प्रैक्टिस इज बेस्ट प्रैक्टिस। वो खेल रहे थे मैच, भले ही वो 20 ओवर का मैच था, लेकिन ग्राउंड पर अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस तो कर ही रहे थे, क्योंकि चाहे T20 खेलो, टेस्ट मैच खेलो, बॉलर को गेंद टप्पे पे डालनी होती है, बैट्समैन को रन बनाने होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि, और सिर्फ 3 प्लेयर थे, शुभमन गिल, मोहम्मद शामी, रविंद्र जडेजा, जो वो फाइनल खेल रहे थे, और उसके बाद वो वहाँ पे, उससे पहले तो पूरी टीम वहाँ पहुँच चुकी थी। पर 2-3 दिन के अंतर था, ज़्यादा अंतर नहीं था। फाइनल ऑस्ट्रेलिया टीम तो पहले से तैयारी कर रही थी। फाइनल 29 को हुआ है और 7 तारीख को WTC का फाइनल 7 तारीख को, तो आपको ऑलमोस्ट 8 दिन मिल गए। 8 दिन काफ़ी है? नहीं, टीम को नहीं, इन 3 प्लेयरों को। टीम तो 25 से पहुंची हुई थी, और बाकी प्लेयर तो जो जैसे जैसे आईपीएल मैच खत्म हो रहे तो पहुंचे। आई थिंक इनफ टाइम है कहीं भी किसी भी कंट्री में जाना। ये ज़रूर हो सकता है कि ओवर टाइम मिलता और प्रैक्टिस गेम मिल जाता है एक, तो शायद और बेहतर हो सकता था भारतीय टीम के लिए, क्योंकि आसान नहीं, आप इंडिया सब कॉन्टिनेंट से जाओ इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, और वहाँ सिर्फ आपको 7 दिन का टाइम मिले। तो इसलिए भारतीय टीम जब जाती है टूर पे तो वहाँ 2 प्रैक्टिस मैच खेलती है, ताकि कंडीशन के यूज टू हो जाए, और फिर टेस्ट मैच या वनडे स्टार्ट होते हैं। मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछा था वीरू भाजी, अब शुभमन गिल यहाँ बहुत चल रहे थे, आईपीएल में उन्होंने सेंचुरीज बनाई, बड़े अच्छे नॉक्स किए, आपने ट्वीट करके उनकी तारीफ भी की, और वहाँ जाके वो दोनों इनिंग में नहीं चल पाए। तो क्या मतलब बॉल का अंतर था कि हम यहाँ वाइट बॉल से खेल रहे थे, वहाँ रेड बॉल से खेलना था, उससे इतना फर्क पड़ जाता है कि बैट्समैन का रिदम टूट जाए, इन फॉर्म बैट्समैन फॉर्म में ना दिखे? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि फॉर्म का फ़र्क था या बॉल रेड से वाइड होगी, बट वो एक अलग, आईपीएल एक अलग टूर्नामेंट है 20 ओवर का, उसमें फास्ट है। टेस्ट मैच एक अलग फॉर्मेट है, लंबा है, जिसमें आपका हर चीज़ का टेस्ट होता है, आपका पेशेंस का, डेडिकेशंस का, उसका टेस्ट होता है। बट वो प्लेयर आजकल यूज टू है, ऐसा नहीं है कि यूज टू नहीं है। वो वन ऑफ द टेस्ट मैच था, हो सकता है अगर ये 3 मैच की सीरीज होती तो पहले में आउट हो गए और बाकी 2 में रन बनाते, क्योंकि वो भी एक युवा खिलाड़ी है, वो भी अपनी गलतियों से सीखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कहना कि वो आईपीएल में रन बना रहे थे, वहाँ नहीं बनाए तो वो बहुत ख़राब खेले, या वो गलत। अगर आप किसी भी प्लेयर का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो कोई भी इतना कंसिस्टेंट नहीं है कि वो हर मैच में रन बनाए, तो कोई ना कोई मैच में आउट होता है, दूसरा रन बनाता है। तो इसलिए 6-7 बैट्समैन इसलिए खिलाया जाता है कि ताकि 2-3 ना बनाए और 2-3 बनाए। बट वहाँ पर क्या हुआ कि भारतीय में सिर्फ एक अजिंक्य रहाणे थे जिन्होंने रन बनाए, बाकी और फर्स्ट इनिंग में शार्दुल ठाकुर, बाकी और किसी के रन ही नहीं बने। तो आई थिंक वो जो स्टार्ट मिले 15, 20, 30 रन के, वो कन्वर्ट नहीं कर पाए बड़े स्कोर्स में। अगर वो कन्वर्ट करते, जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया से ले स्टीव स्मिथ ने 100 बनाया, या एक और खिलाड़ी जो हेड थे शायद उन्होंने 100 बनाया, तो उनके 100 बड़े 100 थे, और जिसकी बदौलत वो 400-450 के करीब पहुँचे, और भारत की तरफ से हाईएस्ट 89 था फर्स्ट इनिंग में। आई थिंक वो रहा। बट मैं ये कभी नहीं मानता कि रेड बॉल और वाइट बॉल की वजह से कोई दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो आपने दोनों बॉलों से खेलना है ना, आपको यूज टू होना पड़ेगा। अगर आप, मेरे ख्याल से शुभमन गिल काफ़ी यूज टू हो चुके होंगे रेड और वाइट बॉल से। तो वीरू भाई जी, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर आप भारतीय टीम के चीफ सिलेक्टर होते, मैच ऐसे ही हार गए होते, तो किसको पनिशमेंट देते आप, और क्या पनिशमेंट देते? किस प्लेयर को पे गाज गिरती आपकी? देखिए, एक टेस्ट मैच के लिए आप किसी को पनिश नहीं कर सकते। अगर मैं वहाँ चीफ सिलेक्टर होता तो मैं ये जरूर पूछता भाई हुआ क्या, सीनियर प्लेयरों से बात करता कि भाई क्यों परफॉर्मेंस खराब हुई, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सीनियर प्लेयरों को इसलिए रखते हैं ताकि वो टफ सिचुएशन में, टफ कंडीशंस में रन बनाए, टीम को आगे लेके जाए। एक युवा खिलाड़ी वो तो आया, अभी सीखेगा, उसको टाइम लगेगा परफॉर्मेंस देने में, लेकिन वो एक सवाल था जो मैं ज़रूर पूछता अगर चीफ सिलेक्टर होता कि भाई आप क्या हुआ, क्यों रन, आपकी शॉट सिलेक्शन क्यों ख़राब हो गई, आप इतने सीनियर प्लेयर हो, आपको बड़े स्कोर बनाने चाहिए थे, एक इंपॉर्टेंट गेम था हमारे लिए आईसीसी का, WTC का। कैप्टन को पनिश नहीं करते आप? एज ए कैप्टन फ्लॉप हो गए, एज ए बैट्समैन फ्लॉप हो गए। बहुत जल्दी होगा ये तो, वन ऑफ द टेस्ट मैच, उससे पहले तो टेस्ट सीरीज इंडिया में जीते हम लोग।
इंडिया में जीत लेते हैं बाहर जाके, फिर भी ऑस्ट्रेलिया में भी जीते हैं, इंग्लैंड में भी जीते हैं, बट ये क्या है कि हर टीम के लिए मुश्किल है कि जो इंडिया में आए और इंडिया को इंडिया में हराए, कितनी टीमों ने किया है सर? तो वो भी सोचना चाहिए एंगल कि जब इंडिया में टीमें आती हैं तो वो हरा नहीं पाती इंडिया को इतनी आसानी से। 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाते हैं, 4 दिन में खत्म हो जाते हैं। तो जब हम बाहर जाते हैं तो उनकी होम कंडीशन होती है, तो हमारे साथ भी वैसा ही होगा। बट फिर भी हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया जब राहुल द्रविड़ कैप्टन थे। एक शायद साउथ अफ्रीका ऐसा किला है जो अभी तक हमने भेदा नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, उसके अलावा ज़्यादातर सारी कंट्रीज़ में हमने टेस्ट सीरीज जीते हैं। वो एक बहुत बड़ा साइन है इस, और यही युवा इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराया जहाँ अजिंक्य रहाणे कैप्टन थे। देखकर बड़ा मज़ा आया हमें। तो ये वन ऑफ द टेस्ट मैच था जो शायद मैं कहूँगा हमको भूल जाना चाहिए और फ्यूचर की पर तैयारी। ये वर्ल्ड कप का फाइनल था, ये छोटा मोटा वन ऑफ द मैच नहीं था। क्या आप जिम्बाब्वे या बांग्लादेश से खेलने गए हो, एक मैच के लिए फ्रेंडली मैच हो रहा, ऐसा नहीं था। इस पर स्टेक लगा हुआ था, पिछले 6-6 महीने से इंतजार हो रहा था कि हम जीतेंगे सीरीज तो हम फाइनल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। फिर फाइनल में पहुंचते हैं और हम इतने बुरी तरीके से हार जाते हैं। नहीं, वो तो आगे भी होगा, ऐसा नहीं कि हम लोग ये पहली और आखिरी बार आ रहे हैं। इंडियन टीम आगे भी वर्ल्ड कप वो WTC के फाइनल्स खेलेगी आने वाले सालों में, तो वहाँ भी शायद जीतेगी या हारेगी। हार और जीत तो खेल का पार्ट है, बट क्या है कि हम लोग बेहतर तैयारी के साथ जा सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं, बेहतर कोशिश कर सकते हैं, अपना 100% से ज़्यादा एफर्ट दे सकते हैं जीतने के लिए। बट हम एज अ भारतीय फ़ैन, मैं भी भारतीय फ़ैन हूँ उस भारतीय टीम का जो वहाँ खेलने की, मैं भी निराश हुआ हूँ। बट यही तो है ना, जब आपकी टीम हारती है तभी तो आपको सपोर्ट ज़्यादा की ज़रूरत है। तो ICC टूर्नामेंट्स में क्या दिक्कत होती है भारतीय टीम के साथ? पिछले कई सालों से ICC टूर्नामेंट्स में हमारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं दिखाई देता। आप टीम का हिस्सा रहे हैं, आप लोगों की टीम ने वर्ल्ड कप जिताया 2011 में, वानखेड़े में हमने देखा। तो अब क्या दिक्कत हो गई हम लोगों के साथ, क्यों हम ICC टूर्नामेंट्स में फ्लॉप हो जाते हैं? आई थिंक एक ही मैच है जिसमें हम लोग हार जाते हैं, वो नॉकआउट का मैच। जब हम लोग सेमीफाइनल पहुंचते हैं, क्वार्टर फाइनल पहुंचते हैं, आई थिंक वो पड़ाव पार करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मे बी वो प्रेशर गेम इतना हो जाता है कि शायद वो प्रेशर ले नहीं पाते भारतीय टीम। इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इतने दुनिया के महंगे खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, देखिए रनों के मामले में, बॉलिंग के मामले में। अगर पैसे से सब कुछ खरीदा जाता तो फिर तो मैं बहुत सारी ट्रॉफियों का ढेर लगा देता। इसीलिए तो रिचेस्ट बोर्ड है। आप अपनी दाम तो बढ़ा सकते हैं, ट्रॉफी नहीं खरीद सकते ना। एग्जैक्टली तो वो पैसा, रिचेस्ट बोर्ड होना या पैसा होना, बड़े प्लेयर होना, वो गारंटी नहीं देता कि आपको वो ट्रॉफी मिलेगी। वो उस दिन के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी एज ए टीम कैसे खेलोगे। तो क्या डेडिकेशन कम हो गई है? पैसे की भूख ने भारत के लिए जिताने के लिए, तिरंगे को जिताने के लिए उस लालसा को कम कर दिया है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब अगर आप किसी भी खिलाड़ी से पूछेंगे तो वो अगर पैसे और इंडियन टीम को खेलने की ऑप्शन दी जाएगी तो इंडियन टीम के खेलने की ऑप्शन चुनेगा, ना कि पैसे को चुनेगा। क्योंकि हम लोग खेल खेलते हैं भारत के लिए खेलने के लिए, कि यार मुझे इस खेल से प्यार है, लगाव है, और मुझे भारत के लिए खेलना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। तो वो वहाँ पर कितने पैसे मिल रहे हैं उसको नहीं देखते। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नॉकआउट्स का एक प्रॉब्लम है भारतीय टीम का, वो सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। आने वाले वर्ल्ड कप में इस बार तो भारत में होगा, कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं होगा कि कंडीशंस ख़राब हैं या हमें कंडीशंस के बारे में नहीं पता। तो ये इस साल का चैलेंज और इस साल की उम्मीदें जो होंगी, क्योंकि मुझे याद है 2011 वर्ल्ड कप में कोई भी होटल में जाओ, किसी भी ग्राउंड में प्रैक्टिस करने जाओ, तो ग्राउंड्समैन, वेटर, मैनेजर, जनरल मैनेजर, दोस्त सब ये बोलते थे इस बार तो वर्ल्ड कप जीतना है, इस बार तो 2011। तो वही सिचुएशन फिर आएगी इंडियन टीम के लिए इस साल कि ये इस बार तो वर्ल्ड कप जीतना ही जीतना है। तो आई थिंक हम लोगों ने जो तैयारी की थी 2011 वर्ल्ड कप की, 2008 से शुरू की थी। गैरी कर्स्टन ये कहते थे कि भी 2008 से जो भी हम लोग सीरीज़ खेलेंगे, हर मैच नॉकआउट का मैच समझ के खेलेंगे, ताकि जब वर्ल्ड कप का नॉकआउट का मैच होगा तो हम पे दबाव ना हो। तो वो शायद सोच दोबारा लानी होगी भारतीय टीम को कि हर मैच नॉकआउट का मैच खेलना पड़ेगा अब से जब तक वर्ल्ड कप आए, और हर वो नॉकआउट का मैच जीतना पड़ेगा। तब शायद जाके हम लोग वर्ल्ड कप के लिए तैयार होंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे, और उम्मीद करता हूँ शायद इस बार जीते। आपने गैरी कर्स्टन का नाम लिया वीरू, मैंने आपके इंटरव्यू में पढ़ा है कई बार, आपने कहा कि वो शायद सबसे बेहतरीन कोच भारतीय टीम को, अगर विदेशी कोच कोई मिला तो गैरी कर्स्टन थे। आजकल राहुल द्रविड़ कोच कर रहे हैं भारतीय टीम को, कैसे देखते हैं आप उनको? क्या उनके अंदर वो चीज़ें हैं जो गैरी कर्स्टन में थी, या उनमें वो जज्बा है जो भारतीय टीम को जितवा सके वर्ल्ड कप दोबारा? मुझे ऐसा लगता है कि राहुल द्रविड़ तो गैरी कर्स्टन के अंडर खेले हैं जब वो कोच थे, भले वो टेस्ट क्रिकेट खेलते थे उस समय, तो काफ़ी कुछ उन्होंने भी सीखा होगा उनसे। बट कोच, मैं ये कहूँगा कि कोच कोई नहीं जिता सकता। गैरी कर्स्टन ने वर्ल्ड कप हमें नहीं जिताया। गैरी कर्स्टन एक अच्छे दोस्त थे हमारे, अच्छे कोच कह लीजिए, बट उन्होंने कभी कोचिंग नहीं की वीरेंद्र साहब तुम ऐसे खेलना, तुम्हें करना। उन्होंने सिर्फ जाके एक दोस्ती की तरह, दोस्त की बात की, भाई तुम्हारा ये रोल है, तुम्हें ये रोल अदा करना है, और वो वीरेंद्र सहवाग ने अदा किया। वो कहते थे कि तुम सिर्फ 4 ओवर बैटिंग कर लो और 30 रन बना के अपने आउट होके आ जाओ, मेरे लिए तुम्हारा काम खत्म हो गया।
क्योंकि वो जानते थे कि वो अगर वीरेंद्र सहवाग 30 रन बनाएगा 4 ओवर में तो अगले आने वालों के लिए आसान हो जाएगा, और वो 30 रन बना के आउट नहीं होने वाला, फिर वो लंबे रन बनाएगा, क्योंकि वो भी उनको मालूम। तो वो प्लेयरों ने उनको बेहतर कोच बनाया, उस टीम ने जो वर्ल्ड कप जीती। तो राहुल द्रविड़ को भी ये टीम ही बेहतर कोच बनाएगी जीत कर, क्योंकि राहुल द्रविड़ जो कर सकते हैं वो तो कर रहे होंगे। तो मैं ये कहूँ कि राहुल द्रविड़ अच्छे कोच नहीं है, बहुत गलत होगा, क्योंकि वो बायोलेटरल सीरीज जितनी खेलते हैं हम लोग जीतते हैं, जो वो कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं प्लेयरों को, वो कर रहे हैं, आराम दे रहे हैं, तो सब कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है कि कोच की परफॉर्मेंस ना प्लेयरों के हाथ में होती है। अगर प्लेयर ही अच्छा नहीं खेलेगा तो कोच खराब ही दिखेगा। तो जैसा WTC में राहुल द्रविड़, क्या भारतीय टीम को दोबारा गैरी कर्स्टन की ज़रूरत है? मुझे लगता नहीं, क्योंकि गैरी कर्स्टन ने इंडियन टीम छोड़कर गए साउथ अफ्रीका, वहाँ भी नहीं जीते, इंग्लैंड गए, वहाँ भी नहीं जीते, उसके बाद IPL में भी बैंगलोर के लिए रहे, वहाँ भी नहीं जीते। तो ऐसा नहीं है कि गैरी कर्स्टन बहुत अच्छे कोच थे जिन्होंने जहाँ जहाँ गए वहाँ टीमों को जिता दिया, ऐसा नहीं हुआ। वो भारतीय टीम उस समय बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही थी, बहुत अच्छे प्लेयर थे, उन्होंने अपने दम पर वो वर्ल्ड कप जीता। और क्रेडिट ज़रूर हमने गैरी कर्स्टन को, क्योंकि वो हमारे कितने अच्छे दोस्त बन गए थे। वो कोच कभी नहीं थे हमारे लिए फ्रेंड थे, जो हमको अच्छे से रखते थे। उनको मालूम थी वीरेंद्र सहवाग को क्या चाहिए। वीरेंद्र सहवाग को ड्रेसिंग रूम में गाने सुनने का शौक़ है, कौन सा गाना सुनने का शौक़ है, वो गाना वो चलवाते थे। तो वो गाना चलता था, वीरेंद्र सहवाग खुश होता था, जाके रन बनाएगा। तो इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे। उन्होंने कभी कोचिंग नहीं की वीरेंद्र सहवाग को, या सचिन तेंदुलकर को, या धोनी को, या युवराज को। आप स्ट्रेस बस्टर के लिए गाने सुनते थे। यहाँ देखिए बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, स्पेशली आपको देखने आए हैं, सुनने आए हैं। आप इन सब के लिए आप हीरो हैं। क्यों बच्चों, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? तो इन नए बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसे ये क्या काम करें कि ये भारतीय टीम तक आने की उम्मीद जाग सके, भारतीय टीम में आ सके? इनके लिए क्या इंस्पिरेशनल वर्ड्स देना चाहेंगे? स्पोर्ट्स की एक खास बात है ना, स्पोर्ट्स में कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे आप स्कूल में जाते हो 8वीं क्लास में, तो उसके बाद 8वीं से सीधा कॉलेज नहीं जा सकते, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं करनी पड़ेगी। स्पोर्ट्स भी एक ऐसा ही है, बहुत साल लगते हैं, बहुत प्रैक्टिस लगती है परफेक्ट होने में। आज विराट कोहली भी परफेक्ट नहीं हुआ, इतने रन बनाने के बाद वो भी गलती करके आउट हो जाता है। तो मेहनत आपके हाथ में है, स्किल इंप्रूव करना आपके हाथ में है, टाइम पे परफॉर्मेंस करना आपके हाथ में है। कोई ना कोई किसी ना किसी को देख रहा होता। अगर मैं सिर्फ अपनी कहानी बताऊं, मैं अंडर 14, 15, 16, 17 कुछ नहीं खेला। 19 में मुझे एक मौका मिला खेलने का, उस मौके का मैंने फ़ायदा उठाया और 50 रन बनाए। फिर आगे मौके मिलते चले गए और मैं रन बनाता चला गया। तो वो आपके हाथ में है। मैं एक स्कूल चलाता हूँ, सहवाग इंटरनेशनल स्कूल। मैं उस स्कूल में सिर्फ फैसिलिटीज़ दे सकता हूँ, वहाँ से बड़े बड़े क्रिकेटर नहीं निकाल सकता, क्योंकि क्रिकेटर खुद बनता है, प्रैक्टिस खुद करता है। मैं अच्छे कोच लगा सकता हूँ, अच्छी विकेट दे सकता हूँ, अच्छा लैश ग्रीन ग्राउंड दे सकता हूँ, लेकिन उस बच्चे की जगह मैं मेहनत नहीं कर सकता, क्योंकि एंड ऑफ द डे उस बच्चे ने खुद मेहनत करके आगे जाना। मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, उसको अच्छा माइंड सेट बता सकता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि कब रन बनाने हैं, कैसे रन बनाने हैं, बड़े रन कैसे बनाए जाते हैं, क्या मेहनत करनी है, वो सब बता सकता हूँ। लेकिन करना उस बच्चे नहीं है। तो वो ध्यान रखो, मेहनत आप लोगों ने करनी है, और समय पर जब अपॉर्चुनिटी मिले उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है, तभी आप आगे बढ़ते रहोगे। तो कोई खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग बनता कैसे? आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे, कितनी मेहनत करते थे टीम में आने के लिए? ये ज़रूर बताइए लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के ना माँ बाप भी कंफ्यूज रहते हैं कि पढ़ाएं कि खिलाएं, खिलाना ज़रूरी कि पढ़ाना ज़रूरी है। देखिए, मैंने प्रैक्टिस कम की, और मैंने ना बसों में धक्के ज़्यादा खाए, क्योंकि मैं नजफगढ़ से फिरोजशाह कोटला जाता था, जहाँ 2.5 घंटे मुझे पहुँचने में लगते थे और बैटिंग मिलती थी 12 मिनट की। तो इमेजिन कीजिए, 2.5 घंटे बस में बैठ के गया और बैटिंग आई तो सिर्फ 12 मिनट। बट वो 12 मिनट में मैं ऐसे सोचता था कि मैंने मैच में मैं जैसे आउट नहीं होता, वैसे मैंने अपने नेट में आउट नहीं होना। उस 12 मिनट की बैटिंग के बाद जाकर किसी को बोलता था मुझे थ्रो डाउन करो, उसकी प्रैक्टिस करता था, फील्डिंग करता था, क्योंकि फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप जितनी भी करो उतनी कम है, और उसमें इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी दिख जाती है। बैटिंग में तो अच्छी बॉल गिर सकती है, बॉलिंग में आपका ख़राब दिन हो सकता है, फील्डिंग में नहीं हो सकता। फील्डिंग आपकी मेहनत है, तो वो बहुत करता था। तो वो मेहनत जो ग्राउंड पे थी वो उतनी करता था जितनी शायद कोई और करता था, उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा ही करता था। लेकिन बेस्ट क्या होता है फिर भी, जब आप ग्राउंड में उतरे मैच खेलने, उस दिन आपका दिन हो तो उस दिन आउट मत हुई है। मैं चेन्नई के ग्राउंड में उतरा बैटिंग करने के लिए, और मैं जब रस्सी के बाहर पैर कदम रखा ग्राउंड में, तो मैंने ऊपर भगवान को देखा। मैंने कहा, भगवान अगर आज मेरा दिन है तो साउथ अफ्रीका वाले मर गए। मैंने पूरा दिन बैटिंग की और 309 रन बनाए उस दिन।
तो ये आपके ऊपर है, अगर आप बॉलर हैं या बैट्समैन हैं, कि अगर आज मेरा दिन है तो मैं 5-6 आउट करके जाऊंगा, मेरा दिन है तो मैं आज 150-200 रन बनाऊंगा। मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ कि ऐसी नौबत ना आए कि तुम्हारे बाप को सिफारिश लगानी पड़े तुम्हें खिलाने के लिए। ऐसी नौबत आए कि लोग कहें यार तुम्हारा बेटा बहुत बढ़िया खेलता है। जिस दिन सिफारिश लगाने का मौका आया उस दिन शायद तुम कहीं भी नहीं जाओगे लाइफ में। तो बेहतर इतनी मेहनत करो कि लोग तुम्हें बोलें कि यार उसका लड़का अच्छा खेलता है, तो आप भी उतनी मेहनत करोगे कि कोई देखे तो बोले यार ये अच्छा प्लेयर है, तो फिर आपके सिलेक्शन ऑटोमेटिकली होते चले जाते हैं। सहवाग के 2 बेटे हैं, am I right? जी, आर्यवीर और वेदांत। हाँ, और दोनों क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं अभी। कौन आपके जैसा खेलता है जो हर बॉल पे छक्का मारता हो? दोनों कोशिश तो करते हैं, लेकिन अभी वहाँ उस लेवल तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी 15 साल और 12 साल के हैं। तो छोटा बेटा वेदांत वो ऑफ स्पिन बैटिंग करता है, बड़ा बेटा आर्यवीर वो ओपनिंग बैटिंग करता है और लेग स्पिन करता है। दोनों को शौक है ऑलराउंडर बनने का, क्योंकि ऑलराउंडर ज़्यादा महंगा बिकता है IPL में। वीरू के किस्से बहुत मशहूर हैं, ये हमको ज़रूर चर्चा करनी चाहिए। अब जब एक ओपनिंग बैट्समैन जाता है ग्राउंड पे तो कितने प्रेशर में रहता है, जब सामने ब्रेटली हो, ग्लेन मैकग्रा हो, वसीम अकरम हो, वैसे गेंदबाजों को खेलना हो और उस पर आप ओपनिंग करने उतरे हैं। अब मैंने सुना है आपने मेरे साथ लास्ट बातचीत में बताया था कि आप गाने गुनगुनाते हैं, किशोर कुमार के फ़ैन हैं आप। और ख़ासकर जब आप पाकिस्तान के साथ खेलते हैं तो कई बार तो विकेट कीपर भी फरमाइश करता है यार ये वाला गाना सुना देना। नहीं, बिल्कुल। गाने क्यों गाता हूँ तो पहले मैं वो बताऊँ, क्योंकि जब मैं बैटिंग कर रहा होता हूँ तो बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, यार इसको यहाँ मारूंगा, इसको यहाँ मारूंगा, ये मुझे आउट कर देगा, मैं ऐसे खेलूंगा तो ये हो जाएगा। तो उन थॉट्स को ना आए उसके लिए मैं क्या करूँ, तो उसके लिए मैं गाना गुनगुनाता हूँ कि गाने की लिरिक्स याद होनी चाहिए। अगर मैं गाना गुनगुना हूँ, चला जाता हूँ किसी की धुन में, तो मेरे माइंड में और कोई थॉट आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो लिरिक्स माइंड को याद करनी है, तभी वो मैं गाना गुनगुनाऊंगा। तो मैं गाना गुनगुनाता चला जाता हूँ किसी की धुन में, तब तक शोएब अख्तरी बोलता है टक चौका। तो उससे मुझे वो मिला कि मैं वो नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स को दूर कर सकूँ। तो वो बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाने गा के ही थॉट्स को दूर किया जाए। बहुत लोग अपने आप से बातें करते हैं, कोई कुछ कहता है कम ऑन वॉच द बॉल प्ले स्ट्रेट, कोई कहता है नहीं तू यहाँ खड़ा रहे, कोई कहता है नहीं तू ये कर, कोई कहता है नहीं मैं मारूंगा अगली बॉल में। तो बहुत सारे थॉट्स है, अपने अपनी पसंद है कि वो किसको कौन सा थॉट अच्छा लगता है। बट मुझे गाने गाने का शौक था। तो एक बार मैं बैंगलोर में बैटिंग कर रहा था, ऐसे गाने गुनगुना रहा था, तो शॉर्ट लेग पे पाकिस्तान के एक ओपनर याशिर हमीद करके थे, वो खड़े थे। तो मैं गुनगुना रहा था, उन्होंने सुन लिया, कह रहा भाईजान यार एक बार वो वाला गाना गुनगुना दो, तेरे जैसा यार का, किशोर कुमार गई था। तो मैं उनके लिए वो फरमाइश पूरी कर दी। फिर विकेट कीपर कामरान अकमल थे, तो उन्होंने कोई दूसरी फरमाइश रखी, तो मैंने उनके लिए वो गाना गा दिया। तो कभी कभी क्या होता है, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के पीछे हो सकता है कि दोनों की लैंग्वेज एक है, दोनों को समझ में आती है हिंदी। लेकिन अगर मैं कोई हिंदी गाना गा रहा हूँ, कोई गोरा कभी आके नहीं बोलता कि यार वो किशोर कुमार का वाला गाना सुना दे। तो वो बैंटर कभी कभी प्लेयर के साथ अच्छा पाकिस्तानी प्लेयर के साथ हुआ है। मैंने सुना कि आप दोस्ती कर लेते थे ग्राउंड पे एम्पायर्स के साथ जी, और उससे आपको फ़ायदा बड़ा मिलता था, ऐसा क्यों करते थे, क्या स्ट्रेटेजी थी वो आपकी? देखिए, दो चीज़ है, एक अंपायर के साथ दोस्ती बहुत ज़रूरी है और एक जो एंकर आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके साथ दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसे ये क्योंकि एंकर उल्टे सीधे सवाल ना करे और अंपायर आपको गलत आउट ना दें, दोनों ज़रूरी हैं। तो मैं अंपायर, एक असद रौफ अंपायर थे पाकिस्तान के, तो हम लोग मैं बैटिंग कर रहा था मोहाली में। तो पिछले मैच में युवराज सिंह को उन्होंने एलिबिडुल आउट थे, प्लम बिल्कुल सामने, उन्होंने नॉट आउट दिया। तो मैंने कहा पाजी यार पिछले मैच में युवराज सिंह आउट था, आपने दिया। कह रहे यार साडा मुंडा आया इतना कितना आउट दे दें। तो मैंने कहा मैं किसका मुंडा हूँ? कह रहा नहीं तू भी अपना ही मुंडा है, चिंता ना कर। तो ड्रिंक्स विंक्स हुआ तो हम बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा यार मेरे को एक जोड़ी जूता, 2 टी शर्ट, 1 चश्मा चाहिए। तो मैंने 2 जोड़ी जूते, 8 टी शर्ट, 2 चश्मे दिए उन्हें, और उसके बाद उन्होंने मुझे 2 मैच में आउट नहीं दिया। तो फ़ायदा होता है ना उस दोस्ती का। तो अगर आपने दोस्ती की है तो दोस्ती निभानी भी चाहिए। तो मैंने निभाई सामान दे के, उन्होंने निभाई मुझे नॉट आउट दे के। वीरू भाजी, एक और किस्सा बड़ा फेमस है, इंजमाम उल हक वाला। जी, शायद आपका मन किया छक्का मारने का, क्या 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 कहानी थी वो? मैं बैटिंग कर रहा था 200 कहाँ की बात है ये? बैंगलोर टेस्ट मैच की। अच्छा। सो लगभग मैंने उस मैच में 201 रन बनाए थे, तो 150-160 पे बैटिंग कर रहा था। तो बड़ी देर हो गई थी, इंजमाम मुगलक ना नेगेटिव बॉलिंग करवा रहे थे। तो राउंड द विकेट दिनेश कनेरे डाल रहे थे पैडों में। तो 1 ओवर मैडन, 2 ओवर, 3, 4, 5 ऐसे लगातार मैडन ओवर चल गए। और मुझको ये होता है मैं जल्दी जल्दी रन बनाऊँ, अपने दोहरा शतक पूरा करूँ। तो मैंने इंसी भाई को बोला, मैं इंसी भाई वो लॉन्ग ऑन का फील्डर है उसे आगे बुला लो। कह रहे क्यों? मैंने कहा मुझे छक्का मारना है।
कह रहा तो वहीं मार दे जहाँ वो खड़ा है, ग्राउंड के बाहर जाएगा छक्का। तो मैंने कहा नहीं, अगर मिस टाइम होगा तो आउट हो जाऊंगा, एटलीस्ट आगे होगा तो पीछे गिर जाएगी, चौका मिल जाएगा। कह रहा नहीं तो मैं आगे बुलाऊंगा, नहीं मारेगा। मैं कहा एक बॉल के लिए बुला लो, नहीं मारा तो वापस भेज देना। तो उन्होंने उसको आगे बुला लिया, कनीरे ने बॉल डाली, मैंने उसके ऊपर से छक्का मारा। कनीरा गुस्सा हो गया, उसको आगे क्यों बुला लिया, क्या आपको क्यों पड़ी है? तो उसने कहा कि तू चुपचाप बॉलिंग कर, तुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। तो इनसे भाई बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, बहुत आराम से बातें करते थे। वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं और बेस्ट एशिया के बेस्ट मिडल ऑर्डर बल्लेबाज रहे हैं। तो मैं उनको उनके और अरविंदर डिसिल्वा, ये दो ऐसे बैट्समैन थे मिडल ऑर्डर के, जो उनसे बेहतर बल्लेबाज मिडल ऑर्डर में मैंने देखा वनडे क्रिकेट में। उस समय वो 2003-04 में बातें करते थे 10 ओवर में 80-90 रन, अरे बना देंगे, खड़े रहेंगे तो हम चेज कर लेंगे उस समय। पाजी, आपने जो दोनों किस्से बताए, एम्पायर वाला और प्लेयर को आगे बुलाने वाला, आपको लगता नहीं है कि कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि आपकी डबल ट्रिपल सेंचुरी इसीलिए हुई होगी कि आपने सेट कर लिया था एम्पायर को? बट इसको क्लैरिफाई करने के लिए सदर ऑफ है नहीं अभी। अनफॉर्चुनेटली वो बेचारे ऊपर सिधार गए। बट सिर्फ वही नहीं थे, रूडी कस्टन एक साउथ अफ्रीकन अंपायर है, उनको जो मैं पैड पहनता था, जो सचिन तेंदुलकर पैड पहनते मोरैंड के, वो अपने बेटे के लिए चाहिए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार ये पैड मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ? तो मैंने कहा किसके लिए चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के लिए चाहिए। तो मैंने मैच खत्म हुआ, पैड उतारे, उनको गिफ्ट कर दिए। तो बोला नहीं मुझे आपके नीचे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके बेटे के लिए। तो उन्होंने बोला थैंक यू सो मच। मैंने कहा बस एक मैच में मुझे आउट मत देना। और एक मैच में नहीं, उन्होंने 2-3 मैचों में आउट नहीं दिया। एक अंपायर होते थे डेविड शेफर्ड, इंग्लैंड के मोटे से, तो ज़्यादातर वो इंग्लैंड और इंडिया के मैच में अंपायरिंग कर, तो वो इंडिया आए अंपायरिंग करने। तो मैं लेग अंपायर थे, तो मैं स्क्वायर लेग पे खड़ा था। तो मैंने पूछा डेविड हाउ आर यू? मैंने कहा वेरी गुड। मैं कहा एंजॉइंग इंडिया हॉस्पिटलिटी? बोला या बट आई एम नॉट गेटिंग आइसक्रीम्स। मैंने कहा व्हाई? कह रहा दिस केटर्स इज नॉट गिविंग आइसक्रीम। सो मैं अंदर गया ब्रेक के बहाने, मैंने केटर को बुलाया, हेड को। मैंने कहा अगर अंपायर रूम में वेनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, अगर ये तीनों आइसक्रीम नहीं मिली टी ब्रेक में तो तेरी नौकरी गई, क्योंकि मैं एसोसिएशन को बोल दूँ। तो जब वो टी ब्रेक वो अंदर गया तो वापस आया, तो मैंने पूछा अपन हाउ वाज द आइसक्रीम, हाउ डू यू नो दैट? मैंने कहा आई ऑर्गेनाइज यू। ओह थैंक यू वेरी मच। तो व्हाट डू यू वांट? मैंने कहा कुछ नहीं, बस एक बार आउट मत देना। Only you can do this, वीरूपाजी। भाई वो तो जोक, मजाक में ना, जैसे मैं आपको कहूँ मुझसे ऐसा सवाल मत पूछना, मजाक तो कर ही सकता हूँ ना। बट उनको ये पता है कि हाँ भाई अवस्थी अच्छा दोस्त है वीरू का, तो वाकई में ही मजाक भी सीरियस ले लेगा, नहीं पूछेगा। वीरूपाजी समय समाप्त हो गया, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे जरूर पूछना चाहूँगा उसके पहले। आप इतने बढ़िया अनुभव है आपके पास, इतना अच्छा आप खेले हैं हिंदुस्तान के लिए, कोच क्यों नहीं करते हैं इंडियन टीम को? या कोच करने के लिए क्यों आप आगे नहीं आ रहे हैं? आप एक बार गए, फिर आप लौट के आ गए, फिर आप लगता है आप कोचिंग करने का मूड नहीं है? नहीं, मैं लौट के नहीं आया, मैं गया, मैंने भरा, बट मुझे सिलेक्ट नहीं किया। तो मुझे सिलेक्ट नहीं किया, मुझे भी पता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना, बट मुझे रिक्वेस्ट की थी बीसीसीआई के जो उस समय सेक्रेटरी थे अमिताभ चौधरी, तो वो मुझसे मिले थे। तो उन्होंने कहा था कि विराट कोहली और अनिल कुंबले के बीच कुछ अनबन है, तो हम चाहते हैं कि आप टेक ओवर कर लें एज ए कोच। तो मैंने तब उनको बोला कि नहीं, मेरा मन नहीं है कोचिंग में, क्योंकि मैं इंडियन टीम के लिए लगभग 15 साल खेला हूँ और उस 15 साल में मैं मुश्किल से घर में 2 महीने बिताता था। तो मैं अगर कोच बन जाऊँगा इंडियन टीम का, तो वापस वो 12 महीने में से 8-9 महीने मुझे इंडियन टीम के साथ रहना पड़ेगा। तो फिर फैमिली को टाइम कब दूंगा? मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके साथ मुझे टाइम बिताना है, उन्हें क्रिकेट सिखानी है, खिलाना है, लाइफ के बारे में बताना है। तो उन्होंने कहा नहीं आप एक टूर पर चले जाएँ, उसके बाद देख लेना अगर आपका दिल करे। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा, बच्चों से पूछा, वो बहुत एक्साइटेड थे बच्चे कि नहीं यार हम भी इंडियन टीम के साथ ट्रैवल करेंगे। तो उनके जोश में मैंने भर दिया, बट मुझे पता था मुझे मिलना नहीं है। तो कोचिंग इसलिए नहीं अप्लाई करता मैं, या क्योंकि अगर मैं जाऊंगा वापस कोचिंग करने तो फिर वो 8-9 महीने मुझे इंडियन टीम के साथ रहना पड़ेगा, और अभी मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, इंडियन टीम को वीरेंद्र सहवाग की ज़रूरत है। आज से 2 साल के बाद, 5 साल के बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब आप कोच करना हाँ, तब उनका सिलेक्शन कराने के लिए शायद बन जाऊँ कोच। कि मैं इंडियन टीम का कोच होऊंगा तो शायद थोड़ी अप्रोच लगवा दो सिलेक्टर, यार मेरे बेटे को भी ले लो। ये तो जोक सा पार्ट, ये तो जोक है, बट अगर लाइफ में कभी अपॉर्चुनिटी आई तो ज़रूर देखूंगा। बट अभी फ़िलहाल अगले 3-4 साल तो मैं अपने बच्चों के साथ क्रिकेट की फील्ड पर रहना चाहता हूँ, उन्हें सिखाना चाहता हूँ। क्योंकि हम आपके फ्यूचर करियर प्लान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कोच का आपने बता दिया कि देखेंगे क्या होता है, लेकिन चुनाव तो 9 महीने के बाद है। आपके तमाम खिलाड़ी चुनाव लड़ के पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं, गंभीर वहाँ पर हैं, सिद्धू साहब रह चुके हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ हरभजन सिंह है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ आपका क्या प्लान है? देखिए मैं सारी उम्र ना कॉन्ट्रैक्ट पे खेला हूँ बीसीसीआई की। कोई अगर पार्टी मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे देगी जितने मैं साल के कमाता हूँ अगले 5 साल के लिए, तो शायद मैं सोच सकता हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि मुझे राज्यसभा में बुला लीजिए?
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट तो कीजिए, बात तो चाहिए, वार्तालाप तो कीजिए। मैं 15-20 करोड़ रुपए कमाता हूँ साल के, अगले 5 साल अगर मुझे वो सब छोड़ना है तो उतना क्या कॉन्ट्रैक्ट तो मिलना चाहिए ना। पर पॉलिटिक्स में तो वो तो गारंटी नहीं है, तो सेवा है। तो सेवा नहीं करेंगे, मेवा कमाएंगे। नहीं, मैं सेवा अपने दोस्तों से करवा रहा हूँ ना, उनको प्रमोट करके कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके उनको जिता के वो सेवा कर ले, मैं मेवा खा लूँ। एक आखिरी सवाल वाइंड अप करते हैं। सभी लोग जानना चाहेंगे, हिंदुस्तान का भविष्य, क्रिकेट का भविष्य आप क्या देखते हैं वर्तमान टीम में? क्या नए प्लेयर्स को समय देने का मौका आ गया? आईपीएल में बहुत से अच्छे खिलाड़ी देखे, क्या आपको लगता है कि अब नई टीम को बनाने का ये सही वक्त है? अब पुराने जो स्थापित खिलाड़ी हैं उनको जगह धीरे धीरे छोड़नी चाहिए? मैं नाम ले लेता हूँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी हैं, अब इनको बैक सीट पे आना चाहिए। नहीं, मैं ज़रूर समझता हूँ इंडिया का भविष्य बहुत अच्छा है। अगर आप आईपीएल देखें तो बहुत टैलेंट है, बैटिंग में, बॉलिंग में टैलेंट बहुत है, टैलेंट की कमी नहीं। लेकिन क्या होता है कि कुछ सीनियर खिलाड़ी अभी जितने विराट कोहली, रोहित शर्मा और खिलाड़ियों की आपने बात की, ये सब 33, 34, 35 है, इनके अंदर अभी भी क्रिकेट बची है। वो धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए, वो एक एक करके होना चाहिए। अगर आप एक साथ निकाल देंगे, नए प्लेयर लाएंगे तो हम लोग शायद WTC के फाइनल तक भी ना पहुँचे। तो अभी शायद वो सही समय नहीं है, बट वो धीरे धीरे समय ज़रूर आएगा। जब पहले एक खिलाड़ी, जैसे इंडियन टीम में हम खेलते थे तो पहले गौतम गंभीर ड्रॉप हुए या बाहर गए, फिर वीरेंद्र सहवाग, फिर युवराज सिंह, फिर सचिन तेंदुलकर, धीरे धीरे करके वो एक एक जाते गए, उनकी रिप्लेसमेंट आतेगी और वो इंडियन टीम सेट रही। एकदम 3-4 प्लेयर चले जाएंगे तो बर्डन आ जाएगा, फिर मुश्किलें होंगी, फिर बायलैटरल सीरीज जीतने के भी मुश्किल चांसेस में। बट ये है कि इनको ब्रेक दे दे के नए प्लेयरों को इंटरनेशनल क्रिकेट का यूज टू। कौन से बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं जो इंडियन टीम खेलना चाहिए? अरे काफ़ी बच्चे हैं। नो मेरा वन ऑफ द फेवरेट पृथ्वी शॉ है, यशस्वी जायसवाल है, शुभमन गिल तो खेल रहे हैं, ईशान किशन है। देखिए ईशान किशन ने वनडे में 200 बनाया और अभी तक खेलने का मौका नहीं मिला उसके बाद दोबारा। बहुत सारे बल्लेबाज और गेंदबाज हैं, बिश्नोई है लेग स्पिनर, कमाल की गेंदबाजी करते हैं। तो ऐसे ही यश दयाल है, तो बहुत सारे नाम हैं जो तेज़ गेंदबाज, स्पिनर और बल्लेबाज है, जो आने वाले टाइम में इंडियन टीम के सुपरस्टार होंगे। बट वो समय लगेगा, तो वो अभी सही समय नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि गुस्से में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। निर्णय हमेशा जब आप शांत रहो, जब आप कूल हो, तब निर्णय लो कि क्या इंडियन टीम के लिए निर्णय सही है। एक दर्शक की मांग आई है कि वीरूपा जी गाने गाते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए, हम लोगों के लिए गा सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। आपकी पसंद का कोई फेवरेट? वहाँ तो मुझे पैसे मिलते थे गाना गाने के, यहाँ तो मैं फ्री में आया हूँ। यहाँ पे मेरा प्यार मिलेगा ना आपको? तो वो प्यार के लिए गा रहा हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ। मेरा एक फेवरेट गाना है किशोर कुमार का, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, दिलों की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। थैंक यू सो मच वीरूपा जी, जोरदार तालियां। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।